हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 118 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 119 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 118 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 119 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है, 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है परीक्षा के अंदर और 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न हिंदी के होंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 70 प्रश्न जीके के और 15 प्रश्न है वो दोस्तों गणित के होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसी आधार पर अपना ये मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? बताइए, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 भाग। 2/3 भाग यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य के कुल क्षेत्र का दोस्तों कितना है? 61.11%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उनको कहते हैं भाकर। क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में दोस्तों भाकर बोलते हैं। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाकर। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। ताराभाती यानी कि ताराभात के जो टीले हैं यानी कि तारा बालू का स्तूप दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पोखरण, जैसलमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? पोखरण, मोहनगढ़, सूरतगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहनगढ़ सूरतगढ़ दे रखा है ना, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में ये ताराबांध के बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काली मृदा है वो सवजोत के लिए जानी जाती है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काली मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो दोस्तों किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BWHW प्रकार की जलवायु है वो मिलती है। इसको बोलते हैं दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है, ये दोस्तों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, चूरू का कुछ भाग है वो दोस्तों इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, 37.05% तो आरक्षित वन है, 56.55% है वो रक्षित वन है और 6.40% है ये वर्गीकृत वन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पता चल गया होगा आपको देखते ही। दोस्तों यहाँ पर इसका देखिए, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, लेकिन लूणी नदी है वो दोस्तों चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। चंबल की नदी
जो चंबल नदी है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, और जो लूनी नदी है ये अरब सागर की ओर लेकर जाती है, दोनों विपरीत दिशा में जाती है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर में दोस्तों क्या है, नहरें ही तो है। तो यार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं, क्रमशः जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। तो दोस्तों ये जिले हैं कौन से, तो देखिए अधिकतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक 985, ठीक है, टोंक में है दोस्तों 985। और दोस्तों अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो है दोस्तों पाली। कौन सा है, पाली। कितना है, 1003, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, टोंक और पाली। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, उदयपुर। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है, मरुस्थल में ही पाई जाती है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचंद्राकार रेत के टीले उनको कहते हैं बालू का स्तूप। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो दोस्तों मृदा उर्वरता का ह्रास होना है, वो है दोस्तों रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु, तो इसको अवनालिका अपर्दन भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मृदा उर्वरता का ह्रास। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? देखिए 2 बराबर भागों में तो बांटती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और मरुस्थल को यानी कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, वो बांटती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये भी आपको इसमें याद रखना है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के बारे में पूछा गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आगे देखिए, गोडावन कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, गोडावन है वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1980 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? चंबल अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, बनास भी वहीं जाती है, बाणगंगा भी वहीं जाती है, माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों वो है 649 किलोमीटर। कितनी है? देखिए कुल लंबाई दोस्तों इसमें कितनी है, 649 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों 650 किलोमीटर दे रखा है, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों 204 किलोमीटर की तो लंबी फीडर है, ठीक है, और 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है। तो 204 और 445 कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 649। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, यहाँ पर लगभग पूछा है, तो लगभग पूछा है तो दोस्तों 650 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो इसमें दोस्तों जैसलमेर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर।
19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन से वर्ष में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हुई थी 2015 में। 2015 में दोस्तों 3 जून 2015 को फेज 1 शुरू किया गया था, मानसरोवर से चांदपोल तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, ये किया गया था 2016 में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2014 में, ठीक है, सॉरी 2016 में। आगे देखिए, भाग 2 के अंदर अब दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलमाला की रचना हुई? दोस्तों किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलमाला ग्रंथ की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए वत्सराज के काल में। वत्सराज के काल में दोस्तों हरिवंश पुराण, ठीक है, इसकी रचना की थी दोस्तों जिनसेन ने, और कुवलमाला ग्रंथ की रचना की थी उद्योधन सूरी ने। इन दोनों की रचना दोस्तों वत्सराज के समय हुई थी। 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ कृषक आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें बेंगो किसान आंदोलन के नेता थे रामनारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे विजय सिंह पथिक, बीकानेर किसान आंदोलन के नेता दोस्तों यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जो बीकानेर जो कृषक आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे हनुमान सिंह। हनुमान सिंह, ये आपको याद रखना है। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी? मगाराम वैद्य ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बीकानेर कृषक आंदोलन के नेता थे हनुमान सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, भोलानाथ भी थे, प्रेम नारायण दोस्तों प्रेम नारायण माथुर ये नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, थली छुटकी देवावाटी, थली छुटकी देवावाटी किसकी उपबोलियां है? तो दोस्तों ये किसकी उपबोलियां है? तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां है। ये क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, देवावाटी यानी कि देवड़ावाटी, ठीक है। आगे देखिए, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? दोस्तों मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये तिलवाड़ा बालदोत्रा में बढ़ता है, और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों ये चलता है, यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो वही है मल्लीनाथ जी का मंदिर, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो यहाँ पर या तिलवाड़ा बाड़मेर या बालोतरा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध था, श्रीलाल जोशी का संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं श्रीलाल जोशी, और ये फड़ चित्रण से संबंधित है दोस्तों, फड़ चित्रण। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फड़ चित्रण। आगे देखिए, यहाँ पे चीर पटोरी क्या है? दोस्तों चीर पटोरी क्या है? ये दोस्तों साड़ी का एक प्रचलित नाम है। क्या है? साड़ी का एक प्रचलित नाम है चीर पटोरी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है।
सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अलवर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अलवर में, यानी कि दोस्तों ब्रज मेवात आप बोल सकते हैं इसको, ब्रज मेवात। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरावल का नेतृत्व है वो दोस्तों हाकिम खां सूरी कर रहा था। हाकिम खां सूरी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये महाराणा प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, यानी कि मुस्लिम सेना नायक थे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में विजय सिंह पथिक ने की थी। और दोस्तों 1920 में इसका मुख्यालय है वो अजमेर बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। बताइए, भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन है वो 5 जनवरी 1949 को बंबई सरकार को सौंप दिया था। बंबई सरकार को सौंप दिया था दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया था। और फिर 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा का भी दोस्तों राजस्थान में विलय है वो किया गया था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसने अपनी कृति राव जयसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? दोस्तों कलयुग का कर्ण है वो किसने बताया है? तो दोस्तों बिट्ठू सुजा ने अपनी कृति राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहते हैं राव लूणकरण को, और राजपुताने का कर्ण कहते हैं दोस्तों राय सिंह को। तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है राव जयसिरो छंद। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करवा चौथ मनाई जाती है। तो दोस्तों करवा चौथ है वो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, भरमर यानी कि भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भरमर यानी कि भंवर माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है ये। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोकवाद्य में सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों ये कामायचा वादक थे। 2012 के अंदर दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायचा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1799 ईस्वी में दोस्तों प्रताप सिंह, दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल दोस्तों शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गले में पहने जाने वाला आभूषण है हमील, हमेल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जसवंतथड़ा तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है जसवंतथड़ा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जसवंतथड़ा कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भारतीय संविधान से संबंधित है दोस्तों 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भाग 3 में। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। ठीक है, ये मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? बताइए, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त नहीं किए जाते? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन तीनों की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल कर सकता है, लेकिन पहले की नियुक्ति नहीं कर सकता। यानी कि जिला न्यायाधीशों की कर सकता है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष वो थे दोस्तों कौन? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो दोस्तों संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों यहाँ पर इकहरी नागरिकता ये संविधान का लक्षण है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, जो कि 4 नंबर के ऑप्शन में है। ये दोस्तों सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे। इनके कार्यकाल के दौरान दोस्तों हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष जिलाधीश नहीं होता? निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष जिलाधीश नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जिलाधीश जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर नहीं होता ये पूछा गया है। पदेन अध्यक्ष, तो दोस्तों पदेन अध्यक्ष नहीं होता, पदेन अध्यक्ष नहीं होता, पदेन सदस्य होता है जिला आयोजना समिति का। ठीक है, तो अध्यक्ष नहीं होता, सदस्य होता है। बाकी जिला औद्योगिक केंद्र, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन तीनों के अध्यक्ष दोस्तों जिलाधीश होता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? कितना जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो दोस्तों 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो दोस्तों प्रथम विपक्ष का नेता थे जसवंत सिंह, जो बीकानेर के थे, वो प्रथम विपक्ष के नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर ये जोधपुर के थे, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना ये जयपुर के थे, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। दोस्तों न्यायमूर्ति जो जवान सिंह राणावत है ये उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व करते थे। कोटा
का तो प्रतिनिधित्व दोस्तों न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता करते थे, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त है, ये बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 5 के अंदर है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है, वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है समुद्री खरपतवार। दोस्तों ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये दोस्तों आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उद्दीप्त इनकेंडेसेंट यानी कि उद्दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व का नाम बताइए। उद्दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व का नाम बताइए। तो दोस्तों उस तत्व का नाम है वो क्या है? तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों फिलामेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो दोस्तों ये जब यानी कि यदि आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, यदि आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण की द्वितीय पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण की द्वितीय पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, तो वो क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 9:3:3:3:1। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैंसर। कैंसर है वो दोस्तों असंक्रामक रोग है। बाकी दोस्तों एड्स, कोरोना और सामान्य जुकाम ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर है करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर के प्रश्न है वो भारत के होंगे, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अपन अलग पढ़ेंगे। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने हेतु मंजूरी प्राप्त हुई है? हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने हेतु मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा में दोस्तों भारत के पहले सफेद बाघ के प्रजनन केंद्र की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश दे रखा है ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने 3 भारतीय साहित्यिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इसमें शामिल नहीं है? हाल ही में यूनेस्को ने 3 भारतीय साहित्यिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है। इनमें कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो इसके अंदर देखिए रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सहृदय लोचन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत इसमें दोस्तों शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसरो के स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसरो के स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसके अंदर देखिए भारत अंतरिक्ष में उपग्रह डॉक करने वाला चौथा देश बना, बिल्कुल सही बात है। मिशन में डॉक किए गए उपग्रहों का नाम चैलेंजर और टारगेट था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष में लोबियो के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता मिली, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 का हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गगन गिल को। उनकी कृति का नाम क्या है? मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें
60 नंबर का प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको दूरबीन, एशिया की सबसे बड़ी चेरेनको दूरबीन दोस्तों यहां पर देखिए मेजर एटमोस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लद्दाख, लद्दाख में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रदेश में आमजन की निःशुल्क जांच तथा दवा के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का महाकोष गठित किया जाएगा? तो दोस्तों कितनी राशि का महाकोष गठित किया जाएगा? तो दोस्तों 3500 करोड़ रुपए की राशि का महाकोष गठित किया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाएगी? बताइए, गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना दोस्तों कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर के जायलमलसर गांव में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, बस ट्रक ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग की आंखों की निःशुल्क जांच हेतु बजट 2025-26 में कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वो है मां नेत्र वाउचर योजना, मां नेत्र वाउचर योजना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है राज्य में कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया कहाँ पर? तो ये दोस्तों उदयपुर में मनाया गया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में मनाया गया। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया जयपुर में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में किया गया। अब दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? बताइए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए ओएमआर की फुल फॉर्म। तो दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध रहता है? एमएस वर्ड में वाटरमार्क का विकल्प दोस्तों किस मेन्यू में उपलब्ध रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्रिंट लेआउट में, प्रिंट लेआउट में मेन्यू के अंदर ये है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल में टपल क्या होता है? एमएस एक्सेल में टपल क्या होता है दोस्तों? ये टपल है, ये टेबल में एक सिंगल रो जो कि सिंगल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करती है। ठीक है, वो होती है दोस्तों, ये एक टेबल की एक रो होती है टपल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा नेटवर्क? तो वो है दोस्तों इंटरनेट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंटरनेट। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। सुबह दोस्तों आपको ये 8 बजे है वो प्रतिदिन क्लास देखने को मिलेगी आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा अलग अलग, और डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दोस्तों उनके लिंक मिल जाएंगे प्ले लिस्ट के, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार जरूर देखें। देखिए अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ रहे हैं 71 से 90 तक। 71 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपेक्षा शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपेक्षा शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम में दोस्तों कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो दोस्तों स्वयं ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसके अंदर प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। वाक्य में विशेषण है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अलमारी किसी विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी कौन सी विदेशी भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है दोस्तों। ये 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुर्तगाली। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहिरंग, बहिरंग। तो दोस्तों यहाँ पर बही दोस्तों रंग, ठीक है, बही प्लस रंग, तो इसमें क्या है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, सॉरी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों है अधिष्ठाता, उत्तरायण और सुषमा, ये तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है संधि विच्छेद का कौन सा विकल्प सही है? संधि विच्छेद का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है षड्यंत्र, सठ प्लस यंत्र, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी देखिए विधायक, तो दोस्तों विधायक में विधेय प्लस अक, तो इसमें डबल मात्रा आएगी इसके अंदर, ठीक है, द के ऊपर डबल मात्रा आएगी। इसमें एक ही सही है, 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? केवल प्रत्यय का ही प्रयोग है वो दोस्तों किस में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक। रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। एक प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों इन तीनों के अंदर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें सत उपसर्ग लगा हुआ है। क्या है? सत उपसर्ग। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सत उपसर्ग, सत प्लस चरित्र। आगे देखिए यहाँ पे कलधोत, रूपक, चंद्रक्रांति, चित्राम शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? कलधोंत, रूपक, चंद्रक्रांति, चित्राम शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये चांदी के पर्यायवाची हैं दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? तो दोस्तों मछली के पर्यायवाचक कौन कौन से है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सल्की, कामध्वज और कटंकी। सल्की, कामध्वज और कटंकी ये दोस्तों मछली के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विपन्न का संपन्न बिल्कुल सही है, विरल का सघन, विपत का सतपथ, अमल का विमल दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अमल का जो विलोम है वो दोस्तों मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सरुजता का विलोम शब्द है वो निरुचता होगा। क्या होगा? निरुचता। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निरुचता। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। दोस्तों हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला दोस्तों कौन होता है? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। 84 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुग्रहित। दोस्तों अनुग्रहित, तो इसके अंदर देखिए जो है के ऊपर माता है ना, ये वाली आएगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों सरला बच्चे को सुलाती है, सरला बच्चे को सुलाती है, ये वाक्य
शुद्ध है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है? बताइए कौन सा वाक्य हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। ये दोस्तों हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत देना, क्या हो जाएगा? रिश्वत देना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, कस्टडियन अभिरक्षक, कस्टडियन अभिरक्षक, दोस्तों ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमोशन, यहाँ पे पदोन्नति, दोस्तों इसका पदोन्नति होता है, पदोन्नति नहीं होता, पदोन्नति, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रावेंशन, पालन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन, स्पष्टीकरण दे रखा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। तो यहाँ पर एक ही सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है तो दोस्तों ये होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों खालिस्तान अपने को भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द पिक पॉकेट कैच रेड हैंडेड बाई द पुलिस, द पिक पॉकेट कैच रेड हैंडेड बाई द पुलिस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बाई पुलिस है सेंटेंस के अंत में, जो संकेत देता है कि दोस्तों ये सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस में है। तो ये कार्य है वो पास्ट में पूरा होने का संकेत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों पेसिव के अंदर वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो दोस्तों वाज कोट हो जाएगा, वाज कोट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, हैड यू वोकन अप अर्लियर यू सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज, हैड यू वोकन अप अर्लियर यू सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आएगा, देखिए यदि कोई वाक्य हैड से आरंभ हो रहा है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं हो यानी कि नहीं है तो संकेत देता है कि सेंटेंस इम्पॉसिबल कंडीशन में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग होगा? तो इसमें वुड प्लस हैव का प्रयोग होगा। तो दोस्तों वुड हैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेंटेंस दे रखा है, आई रिमेम्बर माई सिस्टर टॉकिंग मी टू द म्यूजियम, आई रिमेम्बर माई सिस्टर टॉकिंग मी टू द म्यूजियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टेकिंग है वो प्रेजेंट दोस्तों प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाई माई सिस्टर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों 94 नंबर का प्रश्न है, द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर वाज के साथ में दोस्तों बीइंग लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दे वर लाफिंग एट द क्लाउन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। बताइए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज।
चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लेट से रिपोर्टेड स्पीच आरंभ होने पर दोस्तों जो कोमा के स्थान पर है वो दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका और दोस्तों यहाँ पर शुड का भी प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर चेंज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच दोस्तों सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, अपने को डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दोस्तों कुड के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। तो दोस्तों कुड के स्थान पर क्या जाएगा, कैन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट इन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों एडजेक्टिव ब्यूटीफुल से पहले वेरी आया है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलते समय दोस्तों अपन व्हाट ए सेंटेंस से आरंभ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, नोबडी कैन दोस्तों मिस्यूर माई लव फॉर यू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर हु कैन मेश्योर माई लव फॉर यू। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए नेम द कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा खालिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ब्लैंक से पहले द लगा हुआ है, ठीक है। तो द लगा हुआ है तो ये द है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर या आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आर्टिकल और डिटरमिनर का प्रयोग करते हुए अपने को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, ही पुट वाटर इन द कप एंड वॉश्ड इट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए दोस्तों अपना द लिटिल का यूज होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, द लिटिल। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, आर्टिकल का प्रयोग करना है दोस्तों, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो दोस्तों यहाँ पर है गोल्ड एक मेटेरियल नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखिए नीरज एंड संजीव लिव। देखिए नीरज एंड संजीव लिव नेक्स्ट द पोस्ट ऑफिस नॉट फार फ्रॉम देयर ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट और क्लोज के साथ में दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, वो होता है टू का। तो यहाँ पर इसमें टू आएगा, टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ assertive to imperative of optative sentence। बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर यदि निश्चयतात्मक और आज्ञार्थक
या दोस्तों इच्छार्थक यानी कि ऑप्टेटिव वाक्य के अंत को बताने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल स्टॉप। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 104 नंबर का प्रश्न है, पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। तो दोस्तों इसका अपने को क्या करना है? इंग्लिश रूपांतरण करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा इसमें? हो जाएगा दोस्तों, वो है द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ द प्लेन्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सही क्रमांक का सही मेल नहीं है। सही क्रमांक का सही मेल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेंडिंग लंबित बिल्कुल सही है, पर्सोनेल कार्मिक बिल्कुल सही है, रसद बिल्कुल सही है, राशन रसद बिल्कुल सही है, होनरेरी मानदेय ये गलत हो जाएगा दोस्तों। होनरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है दोस्तों? अवेतनिक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12 एवं 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। बताइए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8, 9, 12 और 15 का जो लसाअ है वो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यानी कि इसका लसाअ हो जाएगा दोस्तों 360। ठीक है, और इसमें एक और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 361। और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों सीधा सा है, 24 इंटू 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 240। यदि शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 25 इंटू 11 कर लीजिए, 25 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 275 हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक की आयु क्या है? तो दोस्तों 275 में से 240 गया तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 35। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट आगे देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 77 इंटू 90 बटे 110। ठीक है, 10% छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। तो इसको काट लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 11 से ये दोस्तों 7 बार कट गया, 7, 9, 63। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, 63। आगे देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 रुपए हो तो विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 यदि लाभ प्रतिशत 25% हो, ठीक है, 25 रुपए नहीं 25% है, 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों निकाल लेंगे अपन, सीधा सा है। सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 210 बटे 25 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो इसको काट लोगे तो दोस्तों ये 4 से कट जाएगा। तो 210 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 840। तो ये तो हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। अब दोस्तों अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो अपन क्या करेंगे? 840 में दोस्तों 210 है वो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? भाई अंतर हो गया ना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर 210 का हो गया। 840 में 210 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1050। यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1050। आगे देखिए, 110 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि वर्ष 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी वर्ष 2008 में हुई थी, तो वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्ष 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री में 80% की कमी हो गई।
यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी वर्ष 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने इसमें मान लीजिए 2008 में जो बिक्री हुई है वो दोस्तों एक्स हुई है, ठीक है, और 2009 में कुल बिक्री का दोस्तों एक्स का 20% यानी कि 80% कम हुई है, ठीक है। तो अपन इसको एक्स बटे है वो 5 है वो लिख सकते हैं। और वर्ष 2010 में कुल बिक्री हुई है दोस्तों एक्स, तो यहाँ पर वृद्धि दोस्तों अपन करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्स है माइनस एक्स बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा 4x बटे 5। तो अब दोस्तों वृद्धि बराबर है वृद्धि बटे 2009 में कुल बिक्री इंटू 100। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों 4x बटे 5 बटे x बटे 5 x बटे 5 इंटू 100। बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों 400% आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 1000 का 25% का 1% क्या होगा भाई? 1000 का 25% कितना होता है 250, और 250 का 1% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 2.50, और 2.50 का दोस्तों 1% क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.025 है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 0.025। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है 2600 दो भागों में ब्याज पर दिए यदि 5% वार्षिक दर से यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो तो दूसरा भाग कितना होगा? बताइए। यदि पहला भाग x है तो दोस्तों दूसरा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 2600 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे दोस्तों वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो दोस्तों वही सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे x इंटू 5 इंटू 3 बटे 100 बराबर दोस्तों 2600 माइनस एक्स 2600 माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 6 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 5x बराबर 2600 माइनस एक्स 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। तो दोस्तों यहाँ पे 13x बराबर 2600 इंटू 8, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर आ जाएगा कितना 1600, और 2600 में से 1600 गए तो दोस्तों दूसरा भाग निकाल लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 हो तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी? तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी दोस्तों ये भी आप निकाल सकते हैं। देखिए x इंटू भाई पहले में 5, दूसरे में 6, तीसरे में 10, तो यहाँ पर 105 बटे 100 इंटू 106 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, ठीक है। बराबर में दोस्तों यहाँ पर दे रखा 12,243, ठीक है 12,243। अब इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 5 से कट रहे हैं तो ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये दोस्तों देखिए ये 2 से कट रहा है तो ये 53 बार कट गया, ये 50 बार कट गया, ये दोस्तों 10 से कट रहा है, ये 11 बार कट गया, तो ये 10 बार कट गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10,000 रुपए। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात क्या है? भाई यदि ए की 25% आय ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात है वो क्या होगा? तो दोस्तों ए और बी का अनुपात है वो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू
35/100 बराबर दोस्तों y इंटू 25/100। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे x/y, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 25/35, तो 5 से कट रहे हैं, 5:7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि a अनुपात b 5:3 है तो a प्लस b अनुपात a माइनस b का मान क्या होगा? भाई देखिए इसके अंदर a प्लस b, a कितना है 5 और b कितना है 3, तो 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए। अनुपात a माइनस b, यानी कि 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2। ठीक है, तो ये 2 से कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं, तो ये 2 से 4 बार कट गया और ये 2 से 1 बार कट गया, तो 4:1। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, ए ने 25,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के 4 माह बाद बी भी 15,000 रुपए के निवेश के साथ उसमें शामिल हो गया तथा व्यापार आरंभ होने के 6 माह बाद सी भी 20,000 रुपए के निवेश के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ, ये वर्ष के अंत में हुए लाभ में एक का हिस्सा 7,750 है, तो कुल अर्जित लाभ कितना था? तो कुल अर्जित लाभ, इनका दोस्तों अपने को अनुपात निकालना है। ठीक है, आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकाल के दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कुल अर्जित लाभ है वो कितना है। एक का हिस्सा तो दे ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13,950, इसमें कुल अर्जित लाभ होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ए तथा बी ने 5:7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि एक वर्ष के बाद उनके लाभों का अनुपात 1:2 था तथा ए ने 7 माह के लिए निवेश किया था, तो बी ने अपना धन कितने माह के लिए निवेश किया था? बस इसमें भी दोस्तों यही सीन है। देखिए यहां पर माना कि दोस्तों बी ने x माह के लिए धन निवेशित किया, तो दोस्तों यहाँ पर है निवेश का अनुपात बराबर है लाभों का अनुपात। तो दोस्तों ये इसमें देखिए 5:7 अनुपात दोस्तों 7, देखिए इसमें दोबारा देखिए 5:7 अनुपात 7:x बराबर दोस्तों 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 7×5 = 35, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 35/7x, 35/7x बराबर 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 × 35/7x, तो 2 × 35 करोगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माह है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एबीसी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? इनका लैसन निकाल लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 24, 5 और 12 का दोस्तों ये आ जाएगा 120। अब 120 में 24 का भाग दीजिए तो कितनी बार गया 5 बार, सॉरी हाँ 5 बार गया। ठीक है, प्लस 5 का भाग 120 में दोगे तो कितनी बार गया 24 बार, प्लस 12 का भाग कितनी बार गया 10 बार। जोड़ लीजिए 10 और 24 कितने होते हैं 34, 34 और 5 कितने होते हैं 39। तो दोस्तों यहाँ पर 39/120 कितना हो जाएगा 39/120। अब ये कट रहे हैं क्या? बिल्कुल 13 से कट रहे हैं, 13 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है। तो दोस्तों 3 से ये 13 बार कटा और 3 से ये दोस्तों 20 बार कटा, तो 13/20। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों सॉरी 13/40, 3 से कटा है ना 120 में, तो 13/40 हो गया। तो 13/40 को अपन कैसे लिख सकते हैं? तो दोस्तों 13/40 को अपन 3 से ही 1/13, 13 × 39 और 1 40, 40/13। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो बताइए कितनी होगी? तो दोस्तों सीधा सा है 15 और 9 को आपस में जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। दोस्तों 15 और 9 कितने होते हैं 24, 24 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, नीचे एक दंड चित्र में 3 वर्ष के लिए एक कॉलेज में 3 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2015 में सभी तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2015 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें देखिए 400, 350 और 250। दोस्तों 400, 350 और 250 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 1000। कितने होते हैं? 1000। और दोस्तों 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 250 है। तो कितना प्रतिशत 250 1000 का? 25%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।